अच्छा, आपको ये बात पता है? और आपको? अच्छा, आपको भी पता है। और आप बताइए, आपको पता है कि नहीं? अच्छा, आपको भी पता है। क्या हो गया सर? इनको ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता? अरे आपको तो पता होगा ही सही, क्योंकि आपने तो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा हुआ है। इन्हें बस इतना ही पता है कि अगर किसी को डायरिया हो जाता है, अगर किसी को वॉमिटिंग होती है, अगर किसी को एक्सेस में स्वेटिंग होती है, या फिर किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इन सभी पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है। पता है आपको? लास्ट लेक्चर में देखा था हमने कि अगर किसी को सीवियर डायरिया हो जाए, किसी को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए, किसी को एक्सेस स्वेटिंग हो रही है, तो इन सभी कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और बॉडी के फंक्शन जो है अल्टर होने लग जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं। यही बात इनको पता है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। पर आपको तो पता है ना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एक तरह के मिनरल ही होते हैं जो कि चार्ज कंटेन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक तरह के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक सुटेबल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे NaCl सॉल्वेंट में जाएगा, पानी में जाएगा तो Na+ और Cl-, और ये जो प्लस और माइनस है ये इनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये सुटेबल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब ये पानी है, ठीक है? लास्ट लेक्चर में देखा था हमने। और इसमें अगर हम NaCl को डालते हैं तो NaCl जो है डिसोसिएट हो जाएगा इसके अंदर Na+ में और Cl- में। फिर हमने देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूटेड इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, सब कुछ देखा था, ठीक है? तो ये लास्ट लेक्चर की बातें हो गई। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, अगर किसी की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, किसी की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है ड्यू टू सर्टेन रीजन, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बॉडी फ्लूइड लॉस हो गया, किसी को डायरिया हो गया, किसी को स्वेटिंग हो गई, किसी को पानी की कमी हो गई, किसी को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, किसी भी कंडीशन की वजह से अगर किसी भी पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेशेंट बना रखा है, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट कम हो गए, तो अगर किसी भी पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आपको पता है कि हर इलेक्ट्रोलाइट अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करता है, चाहे वो कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, फॉस्फेट हो, SCO3- हो, बाइकार्बोनेट हो, कोई सा भी आयन हो, हर आयन अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। और अगर किसी भी आयन की बढ़ोतरी हो गई या कमी हो गई तो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन जो है अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है सर? अब क्या करें? अगर किसी को इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, किसी की बॉडी डिहाइड्रेट है, तो क्या करें? ORS ऐड नहीं दे रहा मैं, ऐसे ऐसे करके ORS का ORS पिलाओ। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट। नाम से देखो समझना, ओरल मतलब हम ओरल ही लेते हैं ना, तो ओरल ओरल, ठीक है? रिहाइड्रेशन, देखो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए, कैसी हो जाए? डिहाइड्रेट। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए तो उसे फिर से हाइड्रेट करना, उसे फिर से पानी की कमी पूरी करवाना, उसे बोलते हैं रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन, वापस सही करना, ठीक है? तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन और सोल्ट, ORS, क्योंकि ये सोल्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि ये जो ORS है इसके कंपोजिशन क्या है, ये जो ORS के इसके एडवांटेज क्या है, ये जो ORS है ये कैसे बनता है, कैसे प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ ये जो ORS है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो ORS नहीं ले सकते। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, कोई बेहोश है, अब मान लीजिए कोई बेहोश है, तो उसे ऐसे थोड़ी ना ORS का पाउच मिलाकर ऐसे पिलाऊंगा थोड़ी ना, वो तो बेहोश है बेचारा, पी नहीं सकता है ना। तो उस कंडीशन में फिर इंट्रावेनसली हमें देना पड़ता है, IV के थ्रू हम वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स को देते हैं इंट्रावेनसली, ठीक है? आप पढ़ोगे आगे 5th 6th सेम में, तो तब तक के लिए छोड़ो अभी। अब इतना याद रखो कि ORS कहीं लिमिटेशन भी है ORS की, कि ORS अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते। और एक बात और ध्यान से सुनना, ORS इज अ, लाइन पे गौर फरमाना, ORS इज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नॉट ए क्योर। मतलब ORS पूरी तरह से इलाज नहीं है,
ये सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, खड़ा ही हूँ मान के लीजिए, है ना, और मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। अब जब मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो उस कंडीशन में मुझे क्या होगा, पसीना आएगा, मुझे चक्कर आएंगे, मुझे जी घबराएगा, मेरी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, बहुत तरह की प्रॉब्लम आएगी, है ना। मुझे नोजिया टाइप होगा, मुझे वॉमिट जैसा होगा, मुझे मतलब लेथार्जी हो जाएगी, थकान आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं ORS ले सकता हूँ, मेरी बॉडी सही हो जाएगी। पर मान लीजिए मुझे एक्सेस में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट कम हो चुका है, तो उस कंडीशन में ORS एक तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। ORS सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को सही करता है। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो चुका है, तो उस कंडीशन में मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं के अंडर में आपका इलाज होता है। तो ORS इज़ अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, नॉट ए क्योर, एंड फुल फॉर्म ऑफ ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, चलिए सर, बड़ा मज़ा आया समझने में ORS क्या होता है, यहाँ तक तो हमें क्लियर भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये बात क्लियर हो गई, डिहाइड्रेट रिहाइड्रेट सब कुछ क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्या है आपका, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। सर एक बात बताइए, दूसरा टॉपिक क्या ORS कंप्लीट हो गया? अरे नहीं, अभी तो इंट्रोडक्शन दिया है, ORS तो और डिटेल स्टडी करेंगे, है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यार, इतनी जल्दी थोड़ी ना कंप्लीट कर दूंगा। एक आइडिया लग गया, पर तुम्हें अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी तुम लिख दोगे 5 मार्क्स में। अब दूसरा देखो, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। देखो हमारी बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरी बॉडी में एसिड का बैलेंस और बेस का बैलेंस बिल्कुल बराबर है, तो मेरी बॉडी अच्छे से काम करेगी। अगर जितना एसिड होना चाहिए मेरी बॉडी में उतना है, और जितना बेसिक एनवायरनमेंट होना चाहिए मेरी बॉडी में अगर उतना है, तो मेरी बॉडी अच्छे से काम करेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी में प्रोटीन है, एंजाइम्स है, एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक सर्टेन पीएच चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए पेप्सिन, पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन करता है, तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट में करेगा। साथ ही साथ मान लीजिए अमाइलेज, अमाइलेज जो है आपको डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है, तो वो भी एक स्पेसिफिक पीएच पे करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब हमें ये बात क्लियर हो गई कि अगर हमारी बॉडी में 10 तरह के एंजाइम है, 100 तरह के एंजाइम है, 1000 तरह के एंजाइम है, तो हर एंजाइम को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई पीएच चाहिए। कोई एंजाइम जो है एसिडिक पीएच पे वर्क करेगा, कोई एंजाइम बहुत ही ज़्यादा एसिडिक पीएच पे वर्क करेगा, कोई एंजाइम न्यूट्रल पे, कोई एंजाइम थोड़ा बेसिक पे, और कोई एंजाइम बहुत ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर पे, बेसिक नेचर पे ही वर्क करेगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में जितनी भी साइकिल है, चाहे सिट्रिक एसिड हो, ग्लाइकोलाइसिस हो, HMP हो, EMP हो, कोई सा भी पाथवे अगर आपकी बॉडी में चल रहा है तो वो एंजाइम के बिना नहीं चलेगा। चाहे वो यूरिया साइकिल हो या फिर चाहे वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म ही क्यों ना हो, सारे प्रोसेस में एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। और जब एंजाइम इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उन एंजाइम को काम करने के लिए जो सूटेबल पीएच प्रोवाइड हमें करना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए आपकी बॉडी में एंजाइम है पर एक प्रॉपर पीएच नहीं है, तो एंजाइम काम ही नहीं करेगा। सपोज मैं एंजाइम हूँ, है ना, मेरे को तो पीएच 4 चाहिए वरना मैं काम नहीं करने वाला। तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से, नहीं नहीं नहीं, तुम तो पीएच 4 करो, मैं पीएच 4 पे ही काम करूंगा, मतलब एसिड एनवायरनमेंट में ही काम करूंगा। तो ये एंजाइम की एक तरह से मान लो जिद है, एक तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए पीएच उन्हें चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी में एसिड और बेस का लेवल जरूरी बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए किसी कंडीशन में एसिड का लेवल बढ़ गया, तो इस कंडीशन को बोलेंगे एसिडोसिस। और मान लीजिए किसी कंडीशन में बेस का लेवल बढ़ गया, तो इस कंडीशन को बोलेंगे एल्कलोसिस। एल्कलोसिस, ठीक है। तो दो लेवल है, एक तो अगर एसिड का लेवल बढ़ गया तो एसिडोसिस, बेस का लेवल बढ़ गया, एल्कलाइन लेवल बढ़ गया तो एल्कलोसिस। क्लियर हो गया? अब अगर ये बढ़ जाता है तो बहुत दिक्कत आने वाली है, कई तरह के सिम्टम आते हैं। तो टॉपिक यही है, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी जो है एसिड और बेस को बैलेंस करके रखती है, हमें खुद को नहीं करना, हमारी बॉडी खुद कर लेती है। सर हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जो एसिड और बेस बैलेंस हो जाते हैं? तो आपका जो किडनी है और आपका जो लंग्स है ना, वो बैलेंस करने में हेल्प करता है। आपकी जो किडनी होती है, आपका जो लंग्स होता है, वो आपके एसिड और बेस को
बैलेंस करने के काम आता है। देखेंगे किस तरह से एसिड और बेस जो है बैलेंस होता है किडनी के द्वारा, लंग्स के द्वारा, और क्या हो जाता है अगर एसिडोसिस हो जाए और क्यों होता है एसिडोसिस, और क्या हो जाए कि अगर एल्कलोसिस हो जाए और क्यों होता है एल्कलोसिस। सब कुछ डिटेल स्टडी करेंगे और सिम्टम भी देखेंगे कि एसिडोसिस में क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं और एल्कलोसिस में क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। ठीक है सर, टॉपिक क्लियर हो गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको मैंने बहुत ज़्यादा यहीं पे बता दिया, चलिए चलिए आगे चलते हैं। सर एक सवाल, ये बेचारा रो क्यों रहा है? अरे इसके बेचारे के एसिड बेस बैलेंस बिगड़ गया इसलिए, है ना। रोने दो यार, अभी सही कर देंगे बेटा, सही कर देंगे अभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ओआरएस की बात करें। ओआरएस को अगर मुझे पीना है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है, निकाल के ले आया देखो मैं, है ना। ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है। अगर इसको मुझे पीना है तो मुझे क्या चाहिए, 1 गिलास पानी चाहिए, 1 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। और वो पानी कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, सेफ टू यूज होना चाहिए। मान लीजिए कोई गंदा पानी है, अगर गंदे पानी में मैं ओआरएस डाल दूंगा तो हो सकता है ओआरएस के आयन, गंदा पानी दोनों मिला के आपस में कोई कंटामिनेशन कर ले, कोई खराबी आ जाए। तो पानी हमेशा सेफ लेना है, प्योर लेना है, ठीक है, ताकि आपका ये जो ओआरएस का पाउच है ये भी अच्छे से काम कर सके, ये जो सोल्ट है आपका ये भी अच्छे से काम कर सके। तो इसके लिए आपको पानी लेना है 1 लीटर, और वो भी सेफ, प्रॉपर, प्योर, ठीक है। चलिए, तो क्यों लेते हैं ओआरएस? अगर मान लीजिए किसी को डायरिया है, किसी को एक्सेस में स्वेटिंग हो गई, किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो गई, तो इन सभी कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है। इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, इसको सही करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को वापस रिप्लेनिश करने के लिए हमें लेना पड़ता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है। अब आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, और ये डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेड, यहाँ पर मैंने कंपोजिशन लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करूं ओआरएस की, तो ओआरएस किससे मिलकर बना होता है? मैंने आपको ये तो बता दिया कि ओआरएस इज स्टैंड फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, पर ओआरएस के अंदर ऐसा क्या क्या कंपोजिशन होता है, कौन कौन से आयन होते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सिट्रेट, डेक्सट्रोज। सर दिख नहीं रहा, अरे कोई बात नहीं, इधर देख लो, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सिट्रेट, डेक्सट्रोज, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, तो ये इसके कंपोजिशन होते हैं। अभी हम ये भी देखेंगे कि ये जो कंपोजिशन है, ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, सिट्रेट है, डेक्सट्रोज है, हमारे ओआरएस के अंदर इनका क्या काम होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि ये काम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा, ओआरएस कब देना चाहिए, उसके बाद हमने देखा इसका फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद ये सिंपल होता है। एक बात बताइए, ये पाउच है, ओआरएस का सॉल्ट है, पानी में डाला, मिक्स करा, अच्छे से स्टिरिंग करा, पी गया। इसमें किसी डॉक्टर की जरूरत थी, किसी नर्स की जरूरत थी, किसी के मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत थी? किसी भी जरूरत नहीं भाई, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, सिंपल है, इजी टू यूज है, और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। किसी को डायरिया हो गया, ठीक है, मतलब कि किसी को वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो कोई भी जाके मेडिकल से इजीली ओआरएस ले सकता है। और ओआरएस जो होता है बहुत ही सस्ता होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता, तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू यूज है, सिंपल है, ठीक है। इसके मिक्सचर क्या क्या है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सिट्रेट, डेक्सट्रोज से मिलकर बनता है। और इसका काम क्या है कि आपकी बॉडी को रिहाइड्रेट करे, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन वापस लाए, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। आपने वो ऐड देखा होगा जिसमें सूरज इस तरह से ग्लूकोज ले लेता है बेचारे बच्चे से, सारा बच्चा गर्मी में खेलता है तो सूरज ऐसे घींचता रहता है, ग्लूकोन डी का ऐड आता था बहुत पहले, ठीक है। तो बस वही बता रखा है कि डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो फिर उसको तो ग्लूकोज देते थे, यहाँ पर हम ओआरएस दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो कंपोजिशन ऑफ ओआरएस की बात करें, ओआरएस में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ओआरएस में हमने देखा सोडियम। सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए किसी की बॉडी है, कोई भी ह्यूमन बॉडी है, और इस ह्यूमन बॉडी में सोडियम की कमी हो गई, तो सोडियम की कमी हो जाने से बहुत सारी दिक्कत आती है। हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी होने से, याद है ना, लास्ट टाइम बताई था। और हाइपोकैल्शियमिया, कैल्शियम की कमी होने से। वैसे ही सोडियम की भी कमी हो जाती है। और अगर सोडियम कम हो गया, ध्यान से सुनना, सोडियम अगर कम हो गया तो ये जो है फ्लूइड रिटेंशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फ्लूइड रिटेंशन में। फ्लूइड रिटेंशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में सेल्स है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनकर ह्यूमन बॉडी बनी है। अब मेरे बॉडी फ्लूइड में, मेरे ब्लड में
वाटर की कमी हो गई या डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोडियम जो है मेरे ब्लड में वाटर मॉलिक्यूल पहुंचाने का काम करेगा। जब सोडियम ही नहीं रहेगा तो मेरा फ्लूइड रिटेंशन नहीं होगा। फ्लूइड रिटेंशन का मतलब होता है ब्लड कैपिलरी में और वी कैन से ब्लड में हाइड्रेशन करवाना, तो वो सोडियम रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। जब सोडियम रहेगा ही नहीं तो फ्लूइड रिटेंशन होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर हम देते हैं ओआरएस। ओआरएस में होता है सोडियम, सोडियम होता है तो सोडियम क्या करता है, फ्लूइड रिटेंशन करवाता है। ठीक है, तो सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोडियम होना जरूरी है क्योंकि सोडियम ही फ्लूइड का रिटेंशन करवाता है। तो ये कितना होता है, अराउंड 3.5 ग्राम पर लीटर। हर लीटर में कितना होता है, 3.5 ग्राम सोडियम होता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है ग्लूकोज, और ग्लूकोज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस ओआरएस में ग्लूकोज भी है। इसका क्या काम होता है, ग्लूकोज जो है सोडियम के और पानी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम कैसा होता है, बेसिक मीडियम होता है, अल्कलाइन मीडियम होता है। ठीक है, 7 से ज्यादा पीएच होती है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, मतलब कि थोड़ा ही बेसिक होता है। तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में सोडियम को एब्जॉर्ब होना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सोडियम को एब्जॉर्ब होना है। और सोडियम की मदद करेगा कौन, सोडियम को एब्जॉर्ब होने में मदद करवाएगा ग्लूकोज। कैसे, एक ट्रांसपोर्टर होता है, वो ट्रांसपोर्टर चलता है, नाम ध्यान से सुनना, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। मतलब सोडियम को अंदर करवाना है, किसकी मदद से अंदर होगा, ग्लूकोज की मदद से अंदर होगा। और इस पूरी मैकेनिज्म को क्या कहेंगे, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है। आप पढ़ोगे आगे प्राइमरी रिसेप्टर, सेकेंडरी रिसेप्टर, तब आपको और क्लियर होगा आने वाले सेमेस्टर में। अभी इतना याद रख लीजिए कि सोडियम के एब्जॉर्प्शन करवाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ग्लूकोज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे ही सोडियम एब्जॉर्ब हो गया, सोडियम बॉडी में आ गया, तो सोडियम जो है फ्लूइड रिटेंशन करवा देता है। ठीक है, तो सोडियम होता है, सोडियम के साथ ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्यों होता है, ताकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जैसे ही सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो गया फिर ब्लड में वाटर की कमी पूरी हो जाती है। उसके बाद आता है पोटेशियम। अगर आपको हाइपोकैलेमिया है, पोटेशियम की कमी हो चुकी है, तो पोटेशियम की कमी होने पर भी आप ओआरएस ले सकते हैं, क्योंकि ओआरएस के कंपोजिशन में पोटेशियम भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है क्लोराइड। क्लोराइड क्या करता है, बैलेंस सोडियम एंड हेल्प मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सोडियम को बैलेंस करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए होता है क्लोराइड। उसके बाद आपके ओआरएस में होता है बाइकार्बोनेट या फिर सिट्रेट। डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका फॉर्मुलेशन है, अलग अलग फॉर्मुलेशन में अलग अलग कंपाउंड होता है, या तो बाइकार्बोनेट होता है किसी में, या किसी में सिट्रेट होता है। काम एक ही है, पीएच को बैलेंस करके रखने का, ना एसिडिक एनवायरनमेंट होने देने का, ना बेसिक एनवायरनमेंट होने देने का। इनका काम है पीएच को बैलेंस करके रखने का। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ओआरएस काम कैसे करता है। अभी क्या देखा हमने, अभी देखा हमने कंपोजिशन ऑफ ओआरएस। अब आपको दे रखा है हाउ ओआरएस वर्क। तो सीधी सी बात है, अभी अभी हमने देखा कि सोडियम को एब्जॉर्ब करवाना है, और सोडियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए ग्लूकोज काम आता है। फिर यहाँ पर सोडियम ग्लूकोज का कोई को ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म होता है, वो काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि ग्लूकोज की हेल्प से सोडियम जो है एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो सोडियम जो है ब्लड स्ट्रीम में पानी ले आता है और पानी की कमी पूरी कर देता है, मतलब कि फ्लूइड रिटेंशन कर देता है। तो जो मैंने लिखा है, पहले पढ़ाया है, वही पहला पॉइंट है, फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन करवाना। सबसे पहले ओआरएस काम कैसे करता है, फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन करवा के। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करवाता है। ओआरएस रिप्लेनिश एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। ओआरएस क्या करता है, एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करता है। जैसे इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, तो ओआरएस प्रोवाइड एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल्स आयन, तो हमने देखा था कि ये जो सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, ये हमारे नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, मसल के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इन सबको वापस रिप्लेनिश कौन करेगा, ओआरएस। उसके बाद आगे चलते हैं, एसिड बेस बैलेंस करवाना है। तो आपको पता है ना कि इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट या सिट्रेट होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से फॉर्मुलेशन किया गया है। तो ये जो बाइकार्बोनेट और सिट्रेट होता है, ये पीएच को बैलेंस करके रखता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारा क्या था, किस तरह से ओआरएस वर्क करता है।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंडिकेशन फॉर यूज कि ओआरएस को कैसे यूज करना है। तो सीधी सी बात है, जब भी आपको डायरिया हो जाए, जब भी आपको वॉमिटिंग हो रही है, जब भी आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है गर्मी की वजह से या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो इन सभी कंडीशन में आप ओआरएस ले सकते हैं। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनमें ओआरएस जो है टी स्पून से दिया जाता है, ठीक है, धीरे धीरे दिया जाता है, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद दिया जाता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं, और जो एडल्ट होते हैं वो तो हर घंटे ले सकते हैं 200 से 400 ml ओआरएस का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे लिखा भी हुआ है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रंस के लिए लिखा हुआ है, गिव स्मॉल टिप फ्रिक्वेंटली अबाउट 1 to 2 स्पून एवरी 1 to 2 मिनट, ठीक है, दे सकते हो आप बच्चों को। उसके बाद जो बिल्कुल इन्फेंट्स है उनके लिए क्या है, ओरल सिरिंजेस आती है, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये ओरल सिरिंजेस आती है, ठीक है, इन्फेंट्स के लिए। एडल्ट्स के लिए मैंने आपको बोला कि आप लार्ज अमाउंट में ले सकते हैं, 200 से 400 ml हर घंटे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और यहाँ पे लिखी हुई है, कंटिन्यू यूज, मतलब कि क्या होता है कि जब तक आपको लगता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है या जब तक आपको सिम्टम आते हैं तब तक आप ओआरएस का यूज कर सकते हैं। ओआरएस हार्मफुल नहीं है अगर इसको एक लिमिट में यूज किया जाए और सही तरीके से यूज किया जाए और डोज देखकर यूज किया जाए कि किसमें कितना देना है। कोई भी ड्रग हार्मफुल नहीं होती जब तक कि आप ओवरडोज नहीं करते, सीधी सी बात है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे लिखा है हाउ टू प्रिपेयर ओआरएस। तो ओआरएस जो है आपका पाउडर फॉर्म में आता है, पैकेट्स में दिख ही रहा है आपको, सॉल्ट फॉर्म में, ठीक है। 1 लीटर पानी लेना है और उसमें ओआरएस डाल देना है, और पानी कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन ना हो। ये बन गया ओआरएस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एडवांटेज ऑफ ओआरएस, अरे सर बहुत एडवांटेज है। किसी बेचारे को डायरिया हो रहा तो दे दो, किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा तो दे दो, किसी को एक्सेस स्वेटिंग हो रही तो दे दो, किसी को वॉमिटिंग हो रही तो दे दो, किसी को चक्कर वक्कर आ रहे, पानी की कमी हो गई तो दे दो। मतलब फायदे ही फायदे हैं सर, नुकसान क्या है? देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत सस्ता होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं 5-10 हज़ार का आता है ना, 20-30 रुपए का आता है ओआरएस का पाउच, कोई बड़ी बात नहीं है खरीदना, हर कोई खरीद सकता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और आप इसे घर पे भी बना सकते हो। इमरजेंसी कंडीशन हो गई, रात के 2 बज रहे, आपको चक्कर आ रहा है, आपका जी घबरा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो वाटर का लॉस हो गया बॉडी से बहुत ज्यादा, और मेरे पास तो ओआरएस भी नहीं है, तो रात के 2 बजे आप क्या करोगे उस कंडीशन में? आप लोगे मिक्स हाफ ए टी स्पून ऑफ सोल्ट, एक आधी चम्मच आपको क्या लेना है, सोल्ट लेना है, फिर उसमें 6 टीस्पून जो है शुगर डालना है 1 लीटर पानी में, और उसको पी लेना है। वो आपके लिए ओआरएस का काम ही करेगी, ठीक है। फिर ईज ऑफ यूज, इसको यूज करने में कोई दिक्कत है क्या? किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्या कि भैया यूज कर लो? नहीं ना, खुद कर सकते हो। उसके बाद वाइडली अवेलेबल, हर मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, हर गांव में मिलेगा, हर सरकारी अस्पताल में मिलेगा, हर डिस्पेंसरी में मिलेगा ओआरएस, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ है, इफेक्टिव है, क्या कोई साइड इफेक्ट है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट है? नहीं नहीं सर, आपने बोला है कि अगर इसको एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, सही अमाउंट में लेते हैं, डोज फ्रीक्वेंसी डोज इंटरवल सही रखते हैं, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो बेचारा इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेनिश ही कर रहा है। फिर लिमिटेशन क्या है कि ओआरएस कब नहीं ले सकते? अरे सर आपने बताया तो था कि अगर कोई अनकॉन्शियस है, बेचारा बेहोश है, तो उसको ओआरएस दे ही नहीं सकते। हाँ जी, तो कोई अनकॉन्शियस है या फिर कोई सीवियरली डिहाइड्रेटेड बॉडी है, मतलब कि यार अब तो तेरा क्या ही हो सकता है, तू मुंह से नहीं, अब तो तू सीधा नसों से ले, खून में डाल डायरेक्ट, है ना, तो इंट्रावेनसली देना पड़ेगा, फिर उसे आईवी फ्लूइड देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ओआरएस इज डिजाइन टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन है या मीडियम लेवल का भी डिहाइड्रेशन है ना, तो ओआरएस पिला दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। पर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सीवियरिटी आ गई है, तो फिर ओआरएस एक इलाज नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है ओआरएस इज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट नॉट ए क्योर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा गंदे सिम्टम आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, हार्ट बीट इरेगुलर हो चुकी है, बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो चुका है, तो उस कंडीशन में मेडिकल केयर आपको चाहिए। ओआरएस से काम नहीं बनेगा, अस्पताल पहुंच जाओ फटाफट, ठीक है। तो ये लिमिटेशन और प्रिकॉशन हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। तो ये ओआरएस कंप्लीट हुआ, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओआरएस बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, ओआरएस की एक एक स्टेप हमने डिटेल स्टडी करी। चलिए नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी बॉडी में एसिड और बेस के लेवल को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एसिड ज़्यादा हो गया तो एसिडोसिस हो जाता है, बेस ज़्यादा हो गया तो
एल्कलोसिस हो जाता है ना। एसिड ज़्यादा हो गया मतलब कि H प्लस ज़्यादा हो गया, H प्लस ज़्यादा हो गया मतलब कि पीएच कम हो गई। एक ही बात है, कैसे भी लिख सकता हूँ, एसिड ज़्यादा मतलब H प्लस ज़्यादा, है ना। और H प्लस ज़्यादा होता है मतलब पीएच 7 से कम की तरफ, एसिडिक की तरफ 7 से कम, क्योंकि 7 से ज़्यादा तो बेसिक, तो हम क्या बोलेंगे, पीएच कम की तरफ। तो एसिडिक कैरेक्टर आएगा, H प्लस ज़्यादा होगा, पीएच कम होगा, इस कंडीशन को कहते हैं एसिडोसिस। वहीं अगर बात करूं एल्कलोसिस की, तो वहां पर बेस ज़्यादा होगा, और वी कैन से एल्कलाइन मीडियम ज़्यादा होगा, और वी कैन से OH माइनस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और वी कैन से पीएच यहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि 7 से ज़्यादा हो जाएगी, और इस कंडीशन को कहेंगे एल्कलोसिस। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आती है अगर आपकी बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस बिगड़ जाता है तो। सर एक बात बताइए, अभी आपने पहले बोला था कि हमारी बॉडी में एसिड और बेस को बैलेंस करने के लिए लंग होता है, किडनी होती है, लंग्स और किडनी मिलकर क्या करती है, एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करती है। तो फिर ये इम्बैलेंस हो कैसे रहा है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि हमारी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि हमारी बॉडी में बेस बढ़ रहा है? ठीक है, अभी देखेंगे। और सर एक बात और बता ही देना, अगर आप बता ही रहे हो तो, कि ये किडनी और ये लंग्स जो हैं किस तरह से एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करती है। बहुत ज़्यादा दिली इच्छा है जानने की कि ये जो किडनी है, ये जो लंग्स है, ये किस तरह से एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करती है। क्या होता है ऐसा, क्या मैकेनिज्म होती है, और इसे क्या खराबी आती है जो नहीं कर पाती, सब कुछ पढ़ेंगे। पर मैंने आपको ये भी बोला है शुरू में कि कई तरह के एंजाइम है, अलग अलग तरह के एंजाइम है जो कि फंक्शन करते हैं। हमारी बॉडी में कितनी तरह की साइकिल है जो कि एंजाइम से ही चलती है, सारी साइकिल, और हर स्टेप पे एंजाइम चाहिए। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे पेप्सिन जो होता है आपका स्टमक में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? स्टमक में। स्टमक में है मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट है, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि स्टमक में तो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये जो है 1.5 से 2 पीएच पे काम करता है। सोचो कितना ज्यादा एसिडिक पीएच पे काम करता है पेप्सिन। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ना। और प्रोटीन किससे मिलकर बना है? प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। देखो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अगर कोई पूछे तो अमीनो एसिड की एक लंबी चेन होती है, इस तरह से लंबी चेन होती है अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड। ठीक है, तो इस प्रोटीन की चेन को तोड़ने का काम किसका होता है? पेप्सिन का। कहाँ मिलता है? स्टमक में। किस पीएच पे काम करता है? 1.5 से 2 पीएच पे। उसके बाद बात करें सलाइवरी अमाइलेज, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? सलाइवा में मिलेगा। नाम से पता लग रहा, सलाइवरी, सलाइवा में। ये जो मेरे लार है, ये जो मेरा सलाइवा है मुंह के अंदर, यहाँ पर मिलेगा सलाइवरी अमाइलेज, जो कि काम क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है। और अगर मेरा सलाइवा में मिल रहा है मतलब कि एक तरह का न्यूट्रल पीएच ही है। क्या मेरा मुंह बेसिक है ज्यादा? नहीं, न्यूट्रल पीएच पे ही होगा। स्लाइटली एसिडिक हो सकता है, 6.7 से 7 पीएच पे ये काम करता है आपका सलाइवरी अमाइलेज, जो कि आपके सलाइवा में मिलता है। और इसका काम क्या होता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। सर वो सब तो ठीक है, पर आप ये एंजाइम पढ़ा क्यों रहे हो? मैं एंजाइम इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल के तौर पे याद रहे कि एसिड बेस बैलेंस होना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी पीएच चेंज हो गई तो ये एंजाइम तो काम ही नहीं करेंगे, है कि नहीं? ये एंजाइम तो काम ही नहीं करेंगे। और देख लो एक एग्जांपल, ट्रिप्सिन की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। और आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा इन्वायरमेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बेसिक इन्वायरमेंट है ना, अल्कलीन इन्वायरमेंट है, मतलब कि 7 से ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर स्लाइटली बेसिक इन्वायरमेंट पे ट्रिप्सिन काम करता है। और ट्रिप्सिन का भी यही काम है, एक तरह का प्रोटीएज होता है। क्या होता है? प्रोटीएज होता है। अब नाम ध्यान से सुनना, प्रोटीएज, प्रो का मतलब प्रोटीन, एस का मतलब ब्रेक डाउन करने वाला। मतलब ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। तो ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीएज। ये सारी बातें आपको अभी से याद होगी ना, आप बहुत पावरफुल फील करेंगे आने वाले सेमेस्टर में, ऐसा लगेगा हमें सब आता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये बात क्लियर हो गई। तो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस में हमें क्या करना है? हमें रेगुलेशन करना है H प्लस आयंस का। हमें ये देखना है कि H प्लस ज्यादा भी ना हो और H प्लस कम भी ना हो। इसको बैलेंस करके चलो, क्योंकि ज्यादा हो गया H प्लस मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, मतलब एसिडोसिस। अगर कम हो गया मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, मतलब एल्कलोसिस।
तो हमें क्या करना है, H+ को रेगुलेट करना है, बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अगर इसको बैलेंस करके चलेंगे तभी हमारे सारे एंजाइम जो है सही से काम करेंगे, हमारी सारी सेल की प्रोसेस सही से होगी और हमारे सारे मेटाबॉलिक फंक्शन तभी सही से होंगे जब आपकी बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस सही से होगा। H+ ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी ये सारी चीज अच्छे से होगी। चलो अभी देखो, आपकी ह्यूमन बॉडी फ्लूइड में जैसे ब्लड का पीएच होता है 7.4 सॉरी, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 जाता है आंसर एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद यूरिन का दे रखा है, सलाइवा का दे रखा है, गैस्ट्रिक फ्लूइड का दे रखा है। तो इस तरह से आपको सारी पीएच बता रखी है आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर। आपको ये बात पता है कि हर चीज एक सर्टेन पीएच पर ही काम करेगी, तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बोला भी था कि किडनी और लंग्स काम करते हैं। तो सर चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी के जो ये किडनी है, लंग्स है, ये किस तरह से पीएच को बैलेंस करते हैं, ऐसा क्या होता है कि ये पीएच को बैलेंस करते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले किडनी की बात करते हैं। ये हमारी किडनी है सर, ये किडनी है, ऐसा लग रहा है इसको बेचारी को कुपोषण हो गया है ना। तो ये जो आपकी किडनी है, ये क्या करेगी, H+ को रिलीज करेगी। किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। क्या काम होता है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो जब किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, तो किडनी निकालती है H+ आयन। कौन सा आयन रिलीज करती है, H+ आयन रिलीज करती है, ठीक है। और इसके बदले में HCO3- आयन को रीअब्सॉर्ब करती है किडनी। During the blood filtration, during the process of urine formation, kidney releases H+ ion and kidney reabsorb the HCO3-। और इसी की वजह से एसिड बेस बैलेंस चलता रहता है। मान लीजिए किसी कंडीशन में किडनी काम नहीं कर रही, एक मीम मैंने बनाया है, मैं मीम को ऐड कर देता हूं, देखना है मीम, है ना। मीम देखो, तुम मुझे नहीं जानते। नहीं जानता हूँ। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा। बोला ना कभी नहीं देखा है। तो फिर तुमने मुझसे पैसे कैसे लिए? कौन से पैसे? यस साला, ये बहुत ही खतरनाक। तो इस मीम में आपने क्या देखा कि आपकी जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही। अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वहां पर बैलेंस नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए हो सकता है H+ ज्यादा निकलने लग गए, हो सकता है HCO3- सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो ये क्यों नहीं हो रहा, जब किडनी सही से काम नहीं कर रही, तो इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, जब किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही थी तो तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था कि H+ आयन निकल रहा था, HCO3- रीअब्सॉर्ब हो रहा था, एसिड बेस बैलेंस बना हुआ था। पर अगर किसी मान लो किसी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, रीनल मतलब किडनी होता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, किडनी काम करना बंद कर गई, किडनी ने रिजेक्शन दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि H+ सही से नहीं निकल पा रहा हो सकता है। और अगर बॉडी से H+ सही से नहीं निकल पा रहा तो बॉडी में H+ बढ़ता जा रहा, क्योंकि किडनी तो खराब हो गई। किडनी का काम क्या था, H+ को निकालना, पर H+ नहीं निकल रहा क्योंकि अब किडनी खराब है। और जब H+ निकल नहीं रहा और H+ बढ़ता जा रहा तो क्या होगा, एसिडोसिस। क्या होगा, एसिडोसिस, ठीक है। इस कंडीशन में एसिडोसिस होता है। और मान लीजिए HCO3- जो रीअब्सॉर्ब हो रहा था, अब वो ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है और H+ मतलब कि निकल रहा है अच्छे से, पर ये ज्यादा होने लग गया। कोई भी एक दूसरी उल्टी कंडीशन आ गई। अभी तो क्या हुआ, एसिडोसिस, क्योंकि H+ बढ़ गया। मान लो H+ कम हो गया किडनी खराब होने से, तो क्या हो जाएगा, H+ कम होने की वजह से अल्कलोसिस, ठीक है। तो ये तो किडनी की बात हुई। अब आगे देखो, नेक्स्ट है आपके लंग्स की बात। ये जो हमारे फेफड़े हैं, जैसे मैं सांस लेके दिखाता हूँ, चलो देखो कितनी नई चीज दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन गया मेरे लंग्स के थ्रू, एल्वेलाई में गया, वहां से जो है जो भी काम चल रहा है सारा, ठीक है। आरबीसी लेके जा रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, सेल्स को ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ठीक है। पहुंचा रहा हूँ, है ना, टाइम टू टाइम पहुंचा रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने सांस ली फिर सांस छोड़ी, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने ऑक्सीजन लिया और CO2 को निकाला तो यहाँ पर एक बैलेंस बन रहा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन ले लिया, अब अगर मैं CO2 को नहीं निकालूंगा थोड़ी देर तक, मैंने सांस नहीं छोड़ी अभी तक, अगर मैं CO2 को नहीं निकालूंगा थोड़ी देर तक, अब निकाली, तो उसकी वजह से क्या हुआ, CO2 मेरी बॉडी में रह गया थोड़ी देर के लिए, है ना। और अगर CO2 मेरी बॉडी में रह गया तो क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना, CO2 धीरे धीरे मेरी बॉडी में बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने सांस सही से नहीं ली। सर कोई आदमी पागल ही होगा जो सांस रोकेगा, क्यों रोकेगा, अरे किसी को शौक तो होगा नहीं। मान लो किसी को अस्थमा है, सांस की प्रॉब्लम है, किसी को COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऐसे करते रहते ना अस्थमा के मरीज, सांस नहीं आ रही,
इनहेलर दो, होता है ना। तो उस कंडीशन में सांस सही से नहीं आती, और जब वो ऑक्सीजन सही से नहीं ले पाएगा तो CO2 सही से छोड़ भी नहीं पाएगा, और CO2 बॉडी में बढ़ती जाएगी। और अगर CO2 बॉडी में बढ़ती है तो उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है, और एसिडिक कैरेक्टर है मतलब pH 7 से कम है तो pH कम लिखी हुई है। सर ये बात तो क्लियर है कि CO2 बढ़ेगी, किसी को अस्थमा है, किसी को COPD है तो, पर ये CO2 बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ रहा है? ध्यान से देखना, जब आपकी बॉडी में CO2 बढ़ेगी तो CO2 जो है पानी के साथ रिएक्ट करेगी, और जब CO2 पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो H2CO3 बनाएगी, और H2CO3 देखो, H2CO2 और O मतलब H2CO3 बनाएगी, और ये H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक, कई बच्चे नालायक कार्बोलिक सुन लेंगे, कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड है, ये बढ़ता जाएगा। अब ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि CO2 बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे CO2 बढ़ेगी, CO2 पानी के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बोनिक एसिड बनता जाएगा, और अगर कार्बोनिक एसिड बनता गया तो एसिडोसिस होता जाएगा। ठीक है सर, ये तो कब हुआ? जब CO2 आपकी बॉडी में बढ़ गई। मान लीजिए CO2 आपकी बॉडी में कम हो गई। अब अगर CO2 आपकी बॉडी में कम हो गई तो CO2 कम है तो CO2 पानी के साथ भी कम रिएक्ट करेगी, और CO2 कम है, पानी के साथ कम रिएक्ट करेगी, तो H2CO3 जो बनेगा वो भी धीरे धीरे बनेगा, कम बनेगा। और जब कार्बोनिक एसिड ही कम बनेगा मतलब एसिड कम हो गया, ब्लड में एसिड कम हो गया मतलब कि एल्कलोसिस हो गया। ठीक है, तो CO2 ज्यादा हो गई तो एसिडोसिस हो गया, CO2 कम हो गई तो एल्कलोसिस हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे बैलेंस नहीं बन पाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? किसी पेशेंट को अस्थमा है, किसी पेशेंट को COPD है, किसी पेशेंट को कई तरह की प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से उसके लंग्स काम नहीं कर पा रहे, हो सकता है उसको ट्यूबरकुलोसिस हो, है ना। तो उस कंडीशन में ये सारी चीजें होती है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो इस तरह से बैलेंस चलता है और बैलेंस बिगड़ता भी है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एसिडोसिस का मतलब है कि ब्लड का जो pH है, जनरली ब्लड का pH कितना होता है? 7.4। अब एसिडोसिस हो गया मतलब 7.4 से कम हो गया, एसिडिक की तरफ जा रहा है, हो सकता है 6 हो जाए, हो सकता है 6.5 हो जाए, एसिड की तरफ जा रहा है। तो एसिडोसिस क्या होता है कि ब्लड का pH जो है नॉर्मल pH से कम हो जाए, घट जाए, एसिडिक कैरेक्टर आ जाए। अब एक तो होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मतलब कि लंग्स की वजह से, लंग्स का फेलियर होने की वजह से लंग्स सही से काम नहीं करेंगे तो दिक्कत है, ये बताया ना कार्बोनिक एसिड वाला कंसेप्ट। फिर दूसरा होता है आपका, इसके बाद रेस्पिरेटरी के बाद मेटाबॉलिक वाला, ये किडनी की वजह से। तो अगर लंग्स की वजह से हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, किडनी की वजह से एसिडिक कैरेक्टर जा रहा हो रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वहीं अगर एल्कलाइन कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है लंग्स की वजह से, तो यहाँ पर तो क्या नाम दे दिया एसिडिक कैरेक्टर के लिए लंग्स को? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वहां पर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, और वहीं पर क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्लियर? तो देखो मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब कि वो कार्बोनिक एसिड ज्यादा हो जाता है। क्यों होता है? हो सकता है COPD हो सकता है अस्थमा हो, सीवियर अस्थमा हो, एस्मा बोलते हैं वैसे तो, पर अस्थमा अस्थमा करते हैं तो ठीक है, अस्थमा ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो सकता है आपका CNS डिप्रेस हो, CNS डिप्रेस, पर ये भी डिप्रेशन में जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। मान लीजिए CNS हाइपर एक्टिव है, ऐसे उल्लू की तरह जाग रहे हो, एकदम हाइपर एक्टिव है आपका, एकदम, है ना, एकदम चौड़ी आंखें, एकदम हाइपर एक्टिव। और मान लीजिए CNS डिप्रेसेंट देने पड़ते हैं फिर ऐसे पेशेंट्स को जो इंसोम्निया वाले होते हैं, सीडेटिव देने पड़ते हैं CNS को शांत कराने के लिए। अब जब CNS को शांत कराएंगे और मान लीजिए CNS का ओवरडोज हो गया शांत कराने का, जैसे मान लीजिए ओपिएट्स का ओवरडोज हो गया, सेडेटिव का ओवरडोज हो गया, या मान लीजिए किसी भी तरह की हेड इंजरी हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब कि कम एक्टिव हो जाता है। और जब वो कम एक्टिव होगा तो अल्टीमेटली उससे जो है रेस्पिरेटरी फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। तो CNS से रेस्पिरेटरी फंक्शन कनेक्ट होते हैं। जब CNS से डिप्रेस हो जाएगा ड्यू टू सर्टेन रीजन, ड्यू टू सेडेटिव का ओवरडोज, ड्यू टू ओपियोइड, ड्यू टू हेड इंजरी, कोई भी रीजन हो, जब CNS डिप्रेस हो गया, सही से काम नहीं कर रहा, स्लो डाउन हो गया, तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन भी स्लो डाउन हो जाएगा। रेस्पिरेशन स्लो डाउन हो गया, अल्टीमेटली CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ा, पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेगा, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है सब, क्लियर हुआ आपको? चलिए, अब ये मेटाबॉलिक का मतलब क्या है कि किडनी सही से काम नहीं कर रही, है ना, और एसिडोसिस हो रहा है मतलब कि SCO3 माइनस कम हो रहा है, H प्लस बढ़ रहा है, क्योंकि SCO3 माइनस कम होगा मतलब बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, H प्लस बढ़ रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है। एक ही बात है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों होता है किडनी में ऐसा? हो सकता है किडनी को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, मतलब कि डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है। ये जो है अल्टीमेटली किडनी को अफेक्ट करता है, किडनी को खराब कर देता है, फिल्ट्रेशन सही से नहीं करवा पाता किडनी फिर ब्लड को। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपकी किडनी खराब हो जाए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में।
फिर लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन में, अभी लैक्टिक एसिडोसिस कब होता है? जब आपको सीवियर हाइपोक्सिया है। सीवियर हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई आपको, है ना, आपको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई, शॉक की वजह से, कोई एनीमिया है उसकी वजह से। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में आरबीसी कम हो जाती है, और जब आरबीसी ही खत्म हो गई तो ऑक्सीजन को ले जाने वाला साधन ही खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन आपकी सेल के पास पहुंच ही नहीं पाएगी, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है सेल में भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी कम हो जाती है, आरबीसी नहीं है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो सेल के पास नहीं जा पाएगा, और सेल के पास ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, तो उसे कहते हैं सीवियर हाइपोक्सिया। सेप्सिस हो गया, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, अल्कोहल की पॉइजनिंग हो गई, या फिर मेटफॉर्मिन का ओवरडोज हो गया। मेटफॉर्मिन एक तरह की एंटी डायबिटिक ड्रग है, डायबिटीज को सही करने के लिए दी जाती है। अब कई पेशेंट क्या होते हैं, सुबह डायबिटीज की ड्रग लेना भूल जाते हैं, तो शाम को एक साथ दो ड्रग ले लेते हैं ना, 2 डोज ले लेते हैं। अब जब शाम को एक साथ 2 ले लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? मेटफॉर्मिन का ओवरडोज हो सकता है, और मेटफॉर्मिन के ओवरडोज होने की वजह से आपको अल्कलोसिस हो सकता है, और अल्कलोसिस बड़ा खतरनाक है ना। ठीक है, एसिडोसिस हो सकता है, सॉरी मैं वही सोच रहा, एल्कलोसिस तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। आई रिपीट, मेटफॉर्मिन के ओवरडोज होने की वजह से एसिडोसिस हो सकता है, ब्लड में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ सकता है। क्लियर? चलो, समझाना पड़ता है। उसके बाद रीनल फेलियर की वजह से हो सकता है किडनी सही से काम नहीं कर रही, ऑब्वियसली किडनी सही से काम नहीं कर रही तभी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, तो क्यों नहीं कर रही? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से किडनी सही से काम नहीं कर रही, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से। अब ये क्यों होता है? ये 3 रीजन रहे। रीनल फेलियर की वजह से किडनी सही से काम नहीं कर रही, डायरिया ज्यादा हो गया, इंजेक्शन ऑफ एसिड, बहुत ज्यादा एसिड ले लिया, तो इन सब की वजह से किडनी अफेक्ट होगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसके सिम्टम क्या हैं? अगर किसी पेशेंट को एसिडोसिस है तो कैसे पता लगाए कि इसको एसिडोसिस है? तो आप देख सकते हैं उसको जल्दी थकान आ जाएगी, कंफ्यूजन रहेगा, हेडेक रहेगा, नोजिया होगा, फील लाइक वॉमिटिंग या फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको बोलते हैं डिस्पेनिया, और वीकनेस आएगी उसमें। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जिस पेशेंट को एसिडोसिस है, जिस पेशेंट के ब्लड में पीएच जो है कम हो चुका है, एसिडिक कैरेक्टर जो है बढ़ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है एल्कलोसिस। जब ब्लड में पीएच बढ़ जाए, पीएच बढ़ने का मतलब 7 से ज़्यादा होना, और 7 से ज़्यादा होने का मतलब कि अल्कलाई कैरेक्टर, मतलब कि बेसिक कैरेक्टर आना। तो जब पीएच 7 से ज़्यादा हो जाए ब्लड में, एल्कलोसिस कहते हैं उसे। अब ये कब होगा? मैंने आपको बताया जब CO2 कम हो जाए। अगर CO2 कम हो जाएगा, जब CO2 ही कम है तो पानी के साथ भी कम रिएक्ट करेगा, और H2CO3 भी कम बनेगा। H2CO3 कम बन रहा है मतलब कार्बोनिक एसिड कम बन रहा है, और एसिड कम हो गया मतलब कि बेस बढ़ गया। ऑब्वियसली एक चीज कम है तो दूसरी ज्यादा होगी, तो मतलब एसिड कम हो गया। एसिड कम क्यों हुआ? CO2 कम हो गया, तो ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ। और वहीं अगर किडनी की वजह से हो रहा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्यों होता है? वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, डायूरेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो हो सकता है किडनी खराब हो जाए, एंटा एसिड बहुत ज्यादा ले लिया, एसिडिटी को जो कंट्रोल करता है एंटा एसिड, उसको बहुत ज्यादा ले लिया, अगर उसका ओवरडोज हो गया तो उस वजह से भी एल्कलाई कैरेक्टर बढ़ सकता है। ठीक है, आपको एल्कलोसिस हो सकता है। कोई भी किडनी की डिजीज है उस वजह से भी आपको एल्कलोसिस हो सकता है। तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो कि किडनी की वजह से होता है, ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जो कि लंग्स की वजह से होता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स आपको दे रखे हैं कि आपको कंफ्यूजन होगा, आपको चक्कर आएंगे, है ना। उसके बाद आपकी मसल ट्विचिंग, मतलब कि मसल क्रैम्प, मसल स्पाज्म की तरह लगेगा। टिंगलिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि ऐसा लगेगा कुछ चल रहा है आपके, कुछ इंसेक्ट वगैरह, है ना, कीड़े मकोड़े। फिर नोजिया, वॉमिटिंग, हैंड ट्रेमर, फैटिग, इरिटेबिलिटी, एबनॉर्मल हार्ट रिदम और चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये सारे सिम्टम है अल्कलोसिस के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है ना। एल्कलोसिस में कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है, एसिडोसिस में कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो इतनी प्रॉब्लम आनी ही क्यों देना, इन सबको बैलेंस ही कर लेते हैं ना। और बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है, लंग्स है, किडनी है, तो यही होता है पूरा ओवरऑल हमारा टॉपिक जो है आज का, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। और भी डिटेल में पढ़ोगे एचएपी में, वहां तो एक एक चीज को, अभी तो मैंने बोल दिया कि यहाँ CO2 बढ़ जाती, ठीक है, कैसे ब्रेन काम कर रहा है वो सब पढ़ेंगे सेकंड सेम में, आने तो दो, है ना, एचएपी में देखेंगे। अभी के लिए तो ओवर एंड ओवर है आपके लिए, मतलब कि मोर देन सफिशिएंट है, एग्जाम में आराम से टॉप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, www.depthobiology.com। आपको वहां पर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो भी हैंड रिटन। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने देखा
कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखा, एसिडोसिस देखा, ठीक है, फिर लंग से रिलेटेड एल्कलोसिस देखा, एसिडोसिस देखा, ओआरएस देखा, ओआरएस को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें हमने डिटेल स्टडी करी है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। आप सारी जगह से जुड़ सकते हैं हमसे, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।